अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हर दफ़ा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहे, लेकिन जिस तरह खाने के लिए कौर अपने उठाना पड़ता है, उसी ढंग से इसके लिए पहल आपको करनी पड़ेगी। और जब आप पहल करेंगे तो आपको यह नहीं लगेगा कि हम आर्थिक रूप से अक्षम हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं, सामाजिक रूप से अक्षम हैं, इसलिए हम अपनी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा सकते। एक नंबर हम आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए सब लोग, 15100। जब भी कभी मुसीबत में हो, उस मुसीबत के समय इस नंबर पर फ़ोन करिए और उस नंबर से आपको फौरी राहत की व्यवस्था हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो समाज का दलित तबका है, एससी हैं, एसटी हैं, महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर हैं और उनकी आमदनी जो सालाना 3 लाख रुपए से कम कमाते हैं, उन सब लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रावधान है। अब थोड़ी मुद्दे पर बात कर लें। आज का मुद्दा है मानव तस्करी को रोकने में स्थानीय निकायों की भूमिका क्या होगी। आपको सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि झारखंड सबसे बड़ा हब है जहाँ से कि बड़े पैमाने पर मानव तस्करी होती है, बच्चों की भी, बड़ों की भी। और जब मुसीबत में फंसते हैं तो उस समय उनको लगता है कि नहीं, ये प्रक्रिया अगर पूरी किए रहते तो ये मुसीबत शायद हम पर नहीं आती। स्थानीय निकायों को क्या क्या जिम्मेवारियाँ दी गई हैं, वो कैसे इन चीज़ों को रोक सकते हैं, इसी पर बात करेंगे आज हम पूर्व आईजी विमल किशोर सिन्हा साहब के साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। एक तो ये मानव तस्करी से तात्पर्य क्या है? तस्करी से यह लगता है कि विदेश से कोई सामान जो है उसकी तस्करी हो रही है, तो मानव तस्करी भी एक तरह का व्यापार ही है जो समाज के लिए एक बहुत ही अनैतिक व्यापार है। इस तरह का व्यापार नहीं होना चाहिए, मानव का व्यापार होना नहीं चाहिए। वैसे अगर आप इतिहास देखें तो जब गुलामी प्रथा थी तो लोगों को हाट बाज़ार में खरीद दास प्रथा और बिक्री करके ले जाए, दास प्रथा में ले जाया जाता था। लेकिन बाद में इसके विरुद्ध जब आंदोलन हुआ तो गुलामी प्रथा समाप्त हुई। हमारा भी जो संविधान बना तो उसमें भी आर्टिकल 23 में यह लाया गया कि किसी को भी गुलाम में बनाया नहीं जाएगा, किसी की बंधुआ मजदूरी में नहीं लाया जाएगा। लेकिन दुनिया में लोगों की इतनी ज़रूरत है और इतने अपराध प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं कि उनको लोगों की ज़रूरत है, लोगों को एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है, उनका शोषण करने की ज़रूरत है। और इस क्रम में जब वे किसी की इच्छा के विरुद्ध प्रलोभन देकर और एक सशक्त गिरोह बनाकर लोगों को, बड़े लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, खरीद बिक्री कर देते हैं, तो ये ही मानव तस्करी कहलाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, खरीद बिक्री कैसे करते हैं? अब ये जो है ना बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है ये, और विश्व की तीसरी सबसे कमाऊ अपराध है ये। इसमें करोड़ों अरबों डॉलर का व्यापार है और पूरे विश्व इसमें इन्वॉल्व है इसमें। तो तस्करी के लिए ये जो तस्कर होते हैं ये जगह को चुनते हैं, जगहों को चुनते हैं, किस जगहों पर। और आप देखेंगे कि आम लोगों में, हर व्यक्ति में ये अभिलाषा होती है कि वो अच्छी ज़िंदगी जिए, उसके पास भी अच्छे पैसे हों, वो दूसरे लोगों की तरह वो भी अपना गुजर बसर कर सके। तो ये तस्कर जो है होते हैं, जो गिरोह जो है वो ऐसे। कॉन्स्टिट्यूशन भी तो कहता है लाइफ विद डिग्निटी, बेहतर ज़िंदगी का कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी करता है।
तो अगर सरकारी व्यवस्था में और इसमें नहीं हो पाता है तो लोग सोचते हैं कि चलो इसी तस्करी में, तस्करी पता नहीं है उसको, उनको पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। ये। तो ये लोग वैसे एरिया का चयन करते हैं जहाँ गरीबी है, जहाँ अशिक्षा है, जहाँ परिवार बहुत बड़ा है, लोग अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वैसी जगहों को वो टारगेट करते हैं और उन्हें कुछ प्रलोभन देते हैं कि फलाने जगह ले जा रहे हैं, वहाँ इनको अच्छा काम मिलेगा, आपको हर महीने आपको पैसे भेजे जाएंगे। तो इस प्रलोभन में आकर जो लोग गरीब हैं, जिनको अशिक्षा, जिनको जानकारी नहीं है इन गिरोहों के बारे में, तो वो इन गिरोहों के शिकार हो जाते हैं और वो विक्टिम हो जाते हैं। अपने बच्चों को, महिलाओं को, लड़कियों को ये सोचकर उन लोग के हवाले कर देते हैं कि ये अच्छा जीवन होगा, इसके माध्यम से मेरे जीवन में भी सुधार आएगा। तो इस तरह का जो ये है, ये एक अपराध है और यही मानव तस्करी है। और मानव तस्करी जो लोग करते हैं उसके पीछे बहुत सा उद्देश्य होता है। उनका लड़कियों का, महिलाओं का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, अंग प्रत्यारोपण के लिए अंग की ज़रूरत है तो वो अंग निकाल लिए जाते हैं। बच्चों को काफ़ी संख्या में जो बच्चों की तस्करी करके ले जाते हैं गिरोह, तो उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं ताकि वो सड़क पर भीख मांग सकें, लोग उनको पैसा दें। तो और अंत में जब परिवार को कोई सूचना नहीं मिलती है तब उसको पता चलता है कि वो उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग गलत लोगों के हाथ में आ गए हैं। तो अभी समस्या जो पूरी विश्व में जो हो रही है, कैसे इसको रोका जाए? इसमें एक चीज़ जो है, जो अपने यहाँ प्रशासनिक ढांचा है, उस प्रशासनिक ढांचे में जो सबसे निचला ढांचा है वो चौकीदार, दफादार से लेकर पंचायत और ग्राम प्रधान तक का है। आम तौर पर गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है, पहचानता है और उसके नहीं होने को कॉग्निजेंस लेता है। वो पूछता है कि आजकल वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो बच्चा कहाँ है, वो बच्ची कहाँ है, फला कहाँ है, ढका कहाँ है। तो अगर उसको इस मामले में जागरूक बनाया जाए और वो इन सब चीज़ों को रोक पाए तो संभव है क्या? बिल्कुल। इसलिए 1992 में जो पंचायती राज एक्ट जो लाया गया और फिर झारखंड सरकार ने अपना जो पंचायती राज एक्ट बनाया, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें 3 स्थानीय निकायों में, अगर हम गाँव की बात करें जहाँ से मैक्सिमम तस्करी होते हैं, तो ग्राम पंचायत जो ये पंचायती राज एक्ट है उसमें 3 चीज़ें हैं। ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है और जो ब्लॉक लेवल पर एक प्रखंड लेवल में सभा होती है। तो ये अपने आप में पूरी सरकार है, ये जो पूरी सरकार है। और इनके जो पावर, इनके जो अधिकार को आप देखेंगे तो एक ग्राम सभा को पूरी जिम्मेवारी दी गई है अपने गांव के लिए, अपने गांव के संबंध में जानने के लिए, कौन लोग हैं जिनको ज़रूरत है, कहाँ पर शिक्षा का नहीं मिल रहा है, कहाँ लोग गरीब लोग हैं, कैसे उनको ऊपर लाया जा सकता है। तो जो ग्राम सभाएं हैं और ग्राम पंचायत हैं, उनकी अगर आप जिम्मेवारी देखेंगे तो वो 3 तरह से उनको जिम्मेवारी दी गई है अपराध, इस तरह के अपराध को रोकने के लिए। एक तो है कि जागरूकता, दूसरा है वो सतर्कता और तीसरा है रिपोर्टिंग। 3 तरह से वो रोक सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, पुलिस को या किसी भी अन्य संस्था को किसी भी अपराध कर्मी के बारे में जानने में बहुत समय लगता है, लेकिन एक कहावत है ना कि ये जो पब्लिक है सब जानती है। तो जो गांव का जो आदमी है ना, वो गांव का आदमी बिल्कुल जान रहा है कि इस गांव में भी कौन एजेंट है। गांव के लोग भी एजेंट होते हैं, परिवार के बिना उसके तो दूर के सदस्य भी होते हैं। तो गांव के लोगों को तो सारी जानकारी है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो इसलिए जो ग्राम सभा को जिम्मेवारी दी गई है कि आप ग्राम सभा को चाहिए कि अपने अपने गांव में एक जागरूकता अभियान फैलाएं, लोगों की बैठक करके लोगों को जागृत करें कि भाई ऐसा है कि ये इन लोगों के बहकावे में नहीं आओ, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला है, तुम्हारे परिवार का भला नहीं होने वाला। तो एक तो जागरूकता अभियान के तो वो जागरूक किया जा सकता है, क्योंकि 2-3 चीज़ है। एक तो माइग्रेशन है, दूसरा ट्रैफिकिंग है, और दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, बहुत बारीक अंतर है। माइग्रेशन में क्या कि लोग परिस्थितियों के कारण माइग्रेट करते हैं, उसके लिए वो अपना पैसा भी खर्च करते हैं कि हम एक अच्छी जगह माइग्रेट हो जाएं, वहाँ हमारे जीवन अच्छी तरह सुधर जाए। लेकिन जो ट्रैफिकिंग है या नैतिक व्यापार जो है, इसमें तो सीधे एक्सप्लॉयटेशन है। ये तो जागरूक कर सकते हैं। नहीं, जैसे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक में बिहार झारखंड के बड़ी संख्या में युवक युवतियाँ काम करने जा रही हैं। बिल्कुल, वो माइग्रेशन है, वो अपने से जा रही हैं वहाँ काम कर रही है और काम करके लौट भी आ रही हैं। किसी की बंधक नहीं, किसी कोई एजेंट नहीं है इसमें। वहाँ उसका भाई जो गया हुआ है वो बताया कि भाई हम होकर के आए हैं वहाँ पर, तुम लोग चाहो तो, या उसको कहा तो चलो चलो साथ चलते हैं, और वो लौट करके आते हैं। बेहतर जीवन, कम से कम जो मजदूरी मिलती है अपना और अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाते हैं। हाँ। लेकिन वही गिरोह अगर काम करने लगता है
क्योंकि अभी तक उस माइग्रेटेड जो लेबर है उसमें इस तरह की शिकायत नहीं आई कि वो ले जा किसी को बेच दिया या ले जा किसी का अंग प्रत्यारोपण करा दिया, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। लेकिन ये जो दूसरा गिरोह है जिसको कि तस्करी में कहा जाता है कि मानव तस्करी करता है, ये मोस्ट डेंजरस है। तो इसीलिए ये जो जागरूकता, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको माइग्रेशन का ये कहता है कि भाई आप कहीं भी जा करके बच सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। ये तो माइग्रेशन तो हर जगह हो रहा है। माइग्रेशन हम लोग कहते हैं माइग्रेशन अमेरिका- लॉ ऑफ नेचर। अमेरिका भी लोग जा रहे हैं। हर आदमी, हम आप सब माइग्रेट कर सब रहे तो लोग हैं। migrate हम कर सब, हमारा जो पिछला बैकग्राउंड कहीं और रहा होगा, अभी हम झारखंड में आ गए हैं, सब माइग्रेट कर रहे हैं। तो हर आदमी बेहतरी के लिए माइग्रेट कर रहा है। लेकिन ट्रैफिकिंग में जो हो रहा है, तस्करी जो हो रही है, उसको रोकना है। और गांव के ग्राम सभाओं को, पंचायत को इतनी शक्ति मिली हुई है कि उसको रोक सकती है। उसके पास इतने संसाधन हैं, वो गांव में एजुकेशन को बढ़ावा दे सकती है, उसमें कौशल विकास को बढ़ावा दे सकती है। तो अगर गांव में लोगों के इकोनॉमिकल कंडीशन को अगर इम्प्रूव किया जाए और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, तो आप देखेंगे कि अपने आप जो है सो ये तस्करी जो है सो वो कम हो सकता है। इसमें थोड़ा सा हमको लगता है कि थोड़ा सा मतभेद मेरा ये है कि जब से ये शिक्षा आया झारखंड के गांव में तो तस्करी बढ़ी। माने पढ़ी लिखी लड़कियों को और पढ़ाने के लोभ में और बेहतर ज़िंदगी देने के लोभ में कई पकड़ाए भी, कौन मुखिया और इस तरह के लोग पकड़े भी गए, अभी मामला चल ही रहा है। तो वो लोभ में फंसे थोड़ा जल्दी, वो टीवी और वहाँ जा कर के वहाँ पर क्या नाम है एसी में रहने और इस सब का। तो ये पढ़ाई लिखाई अवेयर करने के बजाय उसके लिए बंसी बन गई, जहाँ जाने में उसको फंस गई। नहीं, इसमें आप कुछ हद तक सही हैं, लेकिन अगर आप देखें कि जहाँ जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार सही ढंग से हो रहा है, जैसे केरल वगैरह में देखें, जो सही ढंग वाला जो है ना, जहाँ एजुकेशन 90% है, 99% माइग्रेशन हो रहा है, वहाँ माइग्रेशन होगा, वहाँ ट्रैफिकिंग नहीं है। अभी आप देखें कि केरल में एक और चीज़ है, सामाजिक संरचना है। उस सामाजिक संरचना में इतना ज़्यादा कंट्रोल है समाज का, इतना ज़्यादा कंट्रोल है। मैंने आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद से भी लेकर के कुछ अस्पृश्यता वगैरह को लेकर के बहुत सारे मामले हैं, उसको अभी हम लोग छोड़ दें। लेकिन इस मामले में कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो स्थानीय निकाय है बड़ी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल। और एजुकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि जनरल एजुकेशन, एजुकेशन बेस्ड ऑन वोकेशनल, जो कौशल के साथ अगर एजुकेशन होगा। अभी आप देखते होंगे, जितना भी आप यूपीएससी का रिजल्ट देख लीजिए, राज्यों के एग्जामिनेशन रिजल्ट देख लीजिए, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज के रिजल्ट देख लीजिए, आप ऐसे लोगों के बच्चे अब कम्पीट कर रहे हैं क्योंकि लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो अगर हम सही एजुकेशन दें और उसके माध्यम से वो सही जगह पर पहुँच जाएँ, तो ये जो ट्रैफिकिंग में वो नहीं फंसेंगे, तब वो नौकरी में जाएंगे, माइग्रेशन में जाएंगे। तो एम्पावरमेंट के लिए मैंने एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन, लेकिन वो सही एजुकेशन, ये सही एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि स्कूल कॉलेज अटेंड कर लिए और फिर उसके बाद गलत रास्ते पर चल पड़े। तो कॉलेज में जाता तो एजेंट बन जाता है, एजेंट बन जाएंगे वो। इसलिए एजुकेशन का मेरा मतलब ये था कि अगर एजुकेशन बढ़ेगा और उसके माध्यम से अगर वो बच्चे अच्छे जॉब में जाएंगे तो अपने परिवार को भी देख पाएंगे, तो इससे ट्रैफिकिंग घट सकती है। प्लस वो अवेयर हो जाएंगे, वो जान जाएंगे कि हम गलत लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं। प्लस अस्थाई निकाय जो है, ग्राम सभा जो है, पंचायत है, मुखिया हैं, बीडीओ हैं, उनके साथ अटैच्ड हैं, थानेदार अटैच्ड हैं। देन जो एनजीओ जो तस्करी के विरुद्ध जो काम कर रही है, वो ग्राम सभा के साथ कांटेक्ट में है, अदर हेल्पलाइन भी कांटेक्ट में है। तो एक्चुअली अगर इंटरेस्ट ले, ग्राम सभा अगर इंटरेस्ट ले और ग्राम समिति अगर इंटरेस्ट ले, तो कम से कम वो ये तो कर सकते हैं कि अगर उनके गांव में कोई गिरोह आया हुआ है, कोई बाहरी व्यक्ति आए हुए हैं, तो उसकी सूचना वो पुलिस को दे सकते हैं। पुलिस के माध्यम से अगर उनको गिरफ्तार करवाया जा सके, तो उस गांव में से कम तस्करी जो कोई आदमी बहुत दिनों से नहीं दिख रहा है, तो फिर बारे में भी सूचना दी जा सकती है कि भाई देखिए ये कहाँ चला गया। इसलिए ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं, तो उसमें सभी ग्रामीण आते हैं, तो वहाँ पर इस पर चर्चा होनी चाहिए कि भाई कहाँ के परिवार के लोग गायब हैं, नहीं हैं तो कहाँ गए, ये होना चाहिए। प्लस जो आप माइग्रेशन की बात आपने की, या प्लेसमेंट एजेंसी जो अगर है, तो उसमें ग्राम सभा को चाहिए थाना के माध्यम से या अपने माध्यम से भी कि किसी का भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अगर बाहर जा रही है और कोई ले जा रहा है, तो एक रजिस्टर खोलना चाहिए। अभी कई स्टेट में गांव सुरक्षित पलायन जिसको कहते हैं, कई स्टेट में जो है सो रजिस्टर खोला गया है, और जो ले जा रहा है उसका मोबाइल नंबर, अपने यहाँ भी व्यवस्था है, तो उसका मोबाइल नंबर, आप कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं,
तो अगर उन पर एक बंधन कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा तो एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, तस्करी वो उस तरह से नहीं हो पाएगी कि उनका कुछ पता ही नहीं चले। तो बहुत बड़ा रोल है, चूँकि पलायन जहाँ से हो रहा है उसी जगह पे अगर चेक एंड बैलेंस लगे, वहाँ पर अगर ग्राम सभा रोक लगा सके, पंचायत रोक लगा सके। लेकिन होता क्या है ना कि लोग नॉर्मली देखिए साइकोलॉजी है कि हमको दूसरे से क्या लेना है, किसका बच्चा कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं है। प्लस ये जो गिरोह है, ये गिरोह इतना संगठित गिरोह है कि ये गांव के लेवल में जो लोग इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो उसके लिए व्यवधान पैदा कर सकते हैं, उनको प्लीज रखने का एक ही माध्यम है पैसा, कि वो हर उस व्यक्ति को पैसा देने को तैयार रहता है जो इस तस्करी के रास्ते में बाधा बन सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस गांव का पंचायत के लोग, किस ग्राम सभा के लोग इतना सोचते हैं अपने गांव के बारे में। क्योंकि गांव में तो पॉलिटिक्स है कि अलग अलग टोला, समाज, कास्ट में गांव भी बटा हुआ है, तो वहाँ भी लोग इनडिफरेंट रहते हैं। तो इस तरह की जागरूकता तो प्रशासनिक आधार पर भी हो सकती है, बीडीओ के लेवल से, एसडीओ के लेवल से, समय समय पर हमारे डालसा और लीगल अथॉरिटीज जाएं, लोगों को जागरूक करें। और वैसे लोगों को भी पहचान होनी चाहिए जो लोग गांव में रह के इन तस्करों का साथ दे रहे हैं, उन पर और ऊंचे स्तर से कार्रवाई हो तो तभी रोका जा सकता है। लेकिन आप सही कर रहे हैं कि एक ऐसा संगठित अपराध है कि इसको रोक पाने में इतना कठिन हो रहा है कि इसमें यूनाइटेड नेशंस तक इन्वॉल्व है, वो वहाँ से भी नियम कानून बना रही है। अभी यहाँ पर हर एक राज्य में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बना दिया गया है कि हर थाना को अगर खबर है, थाना अगर काम नहीं कर रहा है तो अगर उस जगह पर पहुंच जाए तो उसको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय माने नेशनल लेवल से जो है वो कैट करे। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, ग्राम पंचायत के लोगों को भी जानकारी नहीं है। हम लोगों को ग्राम पंचायत जो दिक्कत है ना, एक दिक्कत है कि आप इधर देखेंगे पिछले 20 सालों में ये ज़्यादा डेवलपमेंट है कि एक तो जितने स्कीम्स हैं प्रखंड कार्यालयों में या कहीं लिखे रहते हैं, तब भी लोगों को स्कीम्स के बारे में नहीं पता है, कैसे स्कीम्स ले करके उससे बेनिफिट हो सकते हैं। और नहीं जानकारी होने के कारण बिचौलिए जो है, गांव के ही बिचौलिए रहते हैं, प्रखंड के बिचौलिए रहते हैं जो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इन चीज़ों का अवेयर होना, पढ़े लिखे हैं वो लोग, मैट्रिक हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन यह जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी अगर हो तो स्कीम भी इम्प्लीमेंट कराएंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, सामाजिक स्थिति सुधरेगी। हाँ, तो नेचुरली आदमी जो है तो बाहर भागने के लिए। अभी जैसे आप 2 दिन पहले मैंने पेपर में देखा कि एक आपने देखा हुआ झारखंड में एक दादी बारी योजना, दीदी बारी योजना थी। तो दीदी बारी योजना मैंने देखा कि उसमें यह था कि अगर किसी भी महिला के घर के आसपास 1 एकड़ या कुछ ज़मीन है तो उसको जो है सो 100 दिनों का मनरेगा के तहत मजदूरी मिलेगी और उसमें वो सब्जी उगा सकती है, खुद खा सकती है, बेच भी सकती है। तो उसमें वो न्यूज़ आया है कि इसकी जानकारी कई गाँव में लोगों को नहीं है। कई गाँव, बहुत सारे गाँव हैं, उनके नाम पर गाँव के लोगों ने ही उस योजना का लाभ उठा लिया, सारा पैसा ले लिया। तो सरकार तो बहुत सी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन उस योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम तो ग्राम सभा का है, ग्राम पंचायत का है। सरकारी पंचायतों को तब इन्वॉल्व किया गया। हाँ। इसीलिए जिला स्तर पर भी जो परिषद, जिला परिषद है, जिला परिषद जो है डीडीसी के समकक्ष, डीसी के समकक्ष वो लोग बैठते हैं और वो उन लोगों को सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं वो लोग चाहे तो इसलिए वो सब लोग तो गांव से ही उठ करके, अध्यक्ष से लेकर के वो सारा लोग A to Z लोग गांव से। जब तक हम गाँव पर फोकस नहीं करेंगे, जहाँ पर से ट्रैफिकिंग हो रही है उसमें अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ाएंगे, उनके रोज़गार के साधन नहीं बढ़ाएंगे, उनके पेरेंट्स के रोज़गार के साधन नहीं बढ़ाएंगे, और उनका जो सोशियो इकोनॉमिक जो हम लोग कहते हैं वो डेवलपमेंट अगर हम नहीं कर पाएंगे। और इस चीज़ों के लिए पंचायत के पास समुचित पैसा है, सरकार से मिला हुआ है, लेकिन कार्यान्वयन नहीं होता है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड को अगर मजबूत किया जाए तो बहुत स्थिति में फर्क हो सकता है। बिल्कुल गाँव को अगर स्वावलंबी बनाया जाए, लोगों के आय के स्रोत बढ़ जाएँ तो पूरी तरह तो नहीं बंद होगा, लेकिन काफ़ी हद तक रुकेगा। मानव तस्करी तो रुकेगी, माइग्रेशन जो है वो तो होता रहेगा, और बेटर क्या कोई सीमा नहीं ना, तो बेटर के लिए तो लोग जाएंगे। अब कानून इसमें क्या कहता है? कानून सजा का प्रावधान, सजा का प्रावधान के बारे में भी ग्राम पंचायत के लोगों को जिला स्तर के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा डीसी के लेवल से जागरूक करना चाहिए। कानून बने हुए हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, नाबालिग लड़कियों बच्चियों के साथ जो, तो उसमें तो मृत्युदंड तक की सज़ा है। और इस तरह के अपराधों में कम से कम 7 साल की सज़ा है, अधिक से अधिक लाइफ इम्प्रिजमेंट है। और एक और नई चीज़ हुई है पॉक्सो में कि अगर कोई पुलिस अधिकारी
या कोई अगर प्रशासनिक अधिकारी इन बच्चों के तस्करी को जानबूझकर नहीं रोकता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है वैसे पदाधिकारियों को। सरकार तो कानून बनाती है लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। मजदूरी के खिलाफ कानून बने हुए हैं, बच्चों के लिए कानून बने हुए हैं। तो एक तो जागरूकता है, दूसरा जो है सो ये, तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम जो ग्राम पंचायतों का है कि अगर ट्रैफिकिंग हो गया और एनजीओ के मदद से आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग अगर वापस आ गए तो ये ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का दायित्व है कि उनका रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास कैसे करें। उनको वो आ गए हैं, वो समाज में उनको दोबारा कैसे मिला के रखा जाए कि वो समाज उनको स्वीकार कर ले। जो लोग ट्रैफिक होके जाते हैं तो बहुत विभिन्न परिस्थितियों से लौट के आते हैं, तो कभी कभी उनके परिवार के लोग भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारी बच्ची के साथ क्या हो रहा था, बीमारी हो तो ये स्थानीय निकायों में पंचायत का ये जिम्मेवारी है, पंचायत की समितियों की जिम्मेवारी है कि वैसे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था, उनको कौशल विकास के माध्यम से जोड़कर आगे बढ़ाने की भी तो कितने प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं आई हैं, बहुत सी आई गई हैं। झारखंड में जो अबुआ योजनाएं जो आई हैं अभी प्रेजेंट सरकार ने है, इतने चीज़ बनाए हैं कि गांव के लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनके इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत सी योजनाएं आई हैं। लेकिन सब डिपेंड करता है कि पंचायत के प्रमुख, मुखिया, सरपंच, जो भी लोग हैं, बीडीओ, सीओ, अगर इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर दें तो काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा गाँव में, रोका जा सकता है। एक तो हमको लगता है मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, जिसको सुपरविज़न, जहाँ एसपी से शुरू होता है, डीएसपी से शुरू होता है सुपरविज़न, चौकीदार पहली जो सबसे निचली इकाई है चौकीदार है, और वहाँ है ग्राम प्रधान। ये दो जो है उसका डकुआ कुछ नहीं करे, 15-100 में अगर फ़ोन कर दे इस मामले में तो विधिक सेवा प्राधिकार अपना एक्शन लेगा, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक लेगा। और फिर दूसरा ट्रैफिक के लिए तो मैंने बताया था कि एक स्पेशल नंबर है 1098 जो सिंपल बोलते हैं 1098 पर सिर्फ आप फ़ोन कर दें, उसके बाद सारा काम ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। चूँकि 1098 एक ऐसी हेल्पलाइन है जो सबको एक साथ बांध के रखती है, पुलिस को भी, मजिस्ट्रेसी को भी, गाँव को भी, जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं उनको भी। तो काफ़ी तेज़ी से ये हो सकता है। सबसे गड़बड़ी क्या होती है ना कि वही मैंने कहा कि जिन पर ये जिम्मेवारी है वो उतने जागरूक नहीं है, और या नहीं तो वो करना नहीं चाहते, वो तो मिल जाते हैं, तस्करों से मिल जाते हैं, इतना हेवी पैसा दिया जाता है कि वो या तो चुपचाप आँख बंद कर लेते हैं और वो सोचते हैं मेरा क्या है, हमारे बच्चे तो नहीं जा रहे हैं। तो इस पर वैसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो लोग इससे मिलीभगत करते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, तभी रोका जा सकता है इसको। अगर कोई फंस गया इसमें मानव तस्करी में तो उस परिवार के आदमी को विधिक सेवा प्राधिकार से कैसे मदद मिल सकती है? इसमें हर जगह जो है सो आप जहाँ भी देखेंगे, जो भी हमको 1-2 घटना याद है जिसमें कि हमको जैसे पता चला, हमने प्राधिकार को कहा, प्राधिकार ने रिहेबिलिटेट करने कस्तूरबा विद्यालय से लेकर के बाकी सब जगह उन्होंने व्यवस्था की कि उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। यहाँ से लेकर बिशुनपुर तक, गुमला तक, कई जगह हमने वो काम किया और लोगों ने बहुत तुरंत कॉग्निजेंस लिया, देर भी नहीं हुई। तो यहाँ पर तो हर ज़िले में आप देखेंगे कि एक अलग यूनिट बना हुआ है जहाँ की वकील, मुफ्त में वकील की सहायता उपलब्ध है। आप अगर जाएंगे तो आपको तुरंत वकील की सहायता मिलेगी, लिखवाने की व्यवस्था, आपके लिखने लिखवाने की व्यवस्था है, आपको कहाँ से क्या ग्रांट मिलेगा। सरकार के पास ऐसे लोगों के पुनर्वास के लिए काफ़ी ग्रांट है और वो लोग, बहुत से एनजीओ हैं वो ग्रांट देती है। तो जैसे आप विविध सेवा प्राधिकार के माध्यम से जब आप लीगल सेल में जाएंगे तो वहाँ आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उस फॉर्म को भरने में सारी जानकारी देनी पड़ेगी और उसके बाद ऑटोमेटिक कार्रवाई शुरू हो जाएगी और आपको एजुकेशन में भेजा जा सकता है, आपको स्किल डेवलपमेंट में भेजा जा सकता है, आपके रहने की व्यवस्था, बहुत से बच्चों के लिए जो है सो बाल आश्रय बने हुए हैं, नारी निकेतन बने हुए हैं। अगर टेम्पररी गांव वाले उनको नहीं ले रहे हैं, घर वाले नहीं ले रहे हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था करा सकती है जो लीगल अथॉरिटीज़ है। तो जागरूकता ये होनी चाहिए कि हम उन तक जाएँ और हम सारी जानकारी रखें, क्या नियम है, क्या कानून है, कितना कंपनसेशन मिल सकता है। कंपनसेशन के लिए और हेल्प के लिए पैसे कहीं कमी नहीं, हर जगह फ़ंड है। जो महिला विकास में मंत्रालय है उसमें फ़ंड है, झालसा और डालसा में फ़ंड है, एनजीओज फंडिंग कर रही है। तो आवश्यकता यह है कि उन तक पहुंचा जाए और आप सीधे अगर जिला विविध प्राधिकार के कार्यालय में कोई चला जाए तो वहाँ सारी जानकारी उसको मिल जाएगी कि कहाँ से आपको विधिक सहायता मिल सकती है, कहाँ से आपको फाइनेंशियल
मौद्रिक सहायता मिल सकती है, कहाँ से रिहेबिलिटेट किया जाता है? और कहाँ उनको रिफिलेट के भेजा जा सकता है, वो क्या चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, स्कूल में जाना चाहते हैं, तो व्यवस्था उसकी हो जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। कानून की बात में हमने आपको बताया, 2 नंबर आपको दिया 15-100 और दूसरा नंबर जो आपने बताया 1098 1098। ये 2 नंबर है, 2 नंबर अपने पास रखिए। कहीं भी आपके गांव में, शहर में, कस्बे में यह बात मालूम होती है तो फ़ोन कर दीजिए, और गोपनीय रखा जाता है सूचना देने वाले का नाम, और उस पर एक्शन होता है। वो आपका भाई है, भतीजा है, बेटा है, दीदी है, फूआ है, ज़रूरी नहीं कि खून का ही रिश्ता हो, उसके अतिरिक्त भी रिश्ता हो सकता है। हम आपको बताते हैं और उसका फ़ायदा आपको लेना है। आप आगे बढ़िए, आप फ़ायदा लीजिए। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।